जय हिंद साथियों, आप सभी का घटना चक्र के इस ऑफिशियल वेबसाइट चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा। चलिए आज सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में चर्चा किया था, बहुत सारे बिंदु हमने बताए थे, उनके आगे जो भी बिंदु शेष रह गए उन पर मैं चर्चा आरंभ करता हूं। तो आप सभी लोग फटाफट बने रहिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होंगे जिसको आपको नोट करना होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं पिछले वीडियो में व्यंजनों पर चर्चा कर रहा था, जिसमें आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया, ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया और संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने बात की थी। उसी के आगे क्रम को बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन। आज हमारा जो शुरुआत हो रहा है वो द्विगुण व्यंजन से हो रहा है। इसी को कहते हैं व्यंजन उच्छिप्त या द्विज, या इसी को वर्ण शंकर भी कहते हैं या वर्ण ताड़न जात भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको नवीन वर्ण भी कहा जाता है, इसको अर्वाचीन वर्ण भी कहा जाता है। नवीन का पर्यायवाची है, नवीन का पर्यायवाची आधुनिक भी है, तो इसको आधुनिक वर्ण भी कहा जाता है। और इसी को द्विगुण स्पर्श द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसी को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अड़ा, ये अड़ा लिखा हुआ है और ये अढ़ा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, अड़ा और अढ़ा, ये दोनों ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विस्पर्शी भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं और साथ ही साथ वर्ण शंकर भी कहते हैं और उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। सारे नाम ये जो बताया मैंने ये इन्हीं दो व्यंजनों के हैं। और अगर इनका उच्चारण स्थान देखा जाए तो मूर्धा और नासिका दोनों को मिलाकर होता है। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीवा ऊपर की तरफ उठकर मूर्धा के पास जाकर झटके के साथ नीचे वापस आती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है, अगर प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में झटके के साथ बोले जाने वाले वर्ण कौन है, तो झटके के साथ बोले जाने वाले वर्ण की अगर बात करें प्रश्न में तो आप यहाँ पर लगा देंगे अड़ा और अढ़ा, यानी द्विगुण व्यंजन को। यहाँ द्विस्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं इनको। यहाँ पर मूर्धा और नासिका से इनका उच्चारण होता है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने होंगे। जैसे हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था डा और ढा, और यही डा और ढा के नीचे अगर हम बिंदु लगा दें तो अड़ा और अढ़ा हो जाता है। तो इसका उच्चारण नासिका और मूर्धा दोनों से किया जाता है। ये कैसी ध्वनियां हैं अगर पूछी जाए तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं, समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ष व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, वर्ष व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ष व्यंजन जो होते हैं ये न, ल, र, स और ज, ये 5 है वर्ष व्यंजन। अब वर्ष का जो मतलब होता है वो क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब जिह्वा ऊपर के दांत के निचले हिस्से, यानी जो ऊपर का दांत होता है उसका जो निचला हिस्सा होता है और मूर्धा के जड़ भाग को स्पर्श करती है तो उस उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। दांत के ऊपरी दांत के निचले हिस्से और मूर्धा के भाग को जब जीवा स्पर्श करती है तो वही स्थान क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। और इन 5 का उच्चारण वहीं से होता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? वर्ष व्यंजन कहा गया। तो वर्ष व्यंजन कितने हो गए? 5 हो गए। न, ल, र, स, ज। आप बोलकर चेक कर लीजिएगा इन 5 को, तो आपका उच्चारण समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात की जाए आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कितने व्यंजनों को वर्ष व्यंजन की श्रेणी में रखा? तो यहाँ पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। इन्होंने किसको वर्ष व्यंजन नहीं माना? तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने ना को वर्ष व्यंजन नहीं माना। इनके अनुसार ना वर्ष व्यंजन नहीं है, तो इनके अनुसार वर्ष व्यंजनों की संख्या केवल 4 है। स, ज, र और ला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स, ज, र और ला आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और फिर एक हिंदी के विद्वान है डॉक्टर वासुदेव नंदन, इन्होंने जा को वर्ष व्यंजन नहीं माना। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने ना को नहीं माना और डॉक्टर वासुदेव नंदन ने जा को नहीं माना। तो इन दोनों के अनुसार वर्ष व्यंजनों की संख्या 4 है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने ना को नहीं माना और आचार्य वासुदेव नंदन ने जा को नहीं माना। तो इनके अनुसार न, ल, र और सा हो जाएगा। और डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार ना को हटा दिया जाए तो 4 बचेगा, ये वर्ष व्यंजन हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात।
तो जैसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आप उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ। आप सभी लोग डायग्राम बना लीजिए, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। अगर वर्ष व्यंजन की बात की जाए तो वर्ष व्यंजन मैंने बताया 5 हैं, न, ल, र, स और जा। लेकिन अगर इसी में बात की जाए आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, इनके अनुसार वर्ष व्यंजन कितने हैं? 4। इन्होंने किसको नहीं माना वर्ष व्यंजन? ना को नहीं माना, तो इनके अनुसार स, ज, र और ला हो जाएंगे। और अगर बात की जाए डॉक्टर वासुदेव नंदन, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने किसको नहीं माना? ना को माना, जा को माना, जा को नहीं माना, तो इनके अनुसार न, ला, रा और सा। ये बना लीजिए आप लोग फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आगत वर्ण। ध्यान से सुनिएगा, ये आगत वर्ण क्या होते हैं? आगत का मतलब ही होता है आया हुआ। तो आया हुआ का मतलब ऐसे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में किसी अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? आगत वर्ण। यानी आगत वर्ण हिंदी के वर्ण नहीं है, किसी अन्य भाषा के वर्ण है। जैसे आप देखोगे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब विदेशज हैं, विदेशज वर्ण हैं। और यहाँ पे विदेशज का मतलब किसी अन्य देश की बात हो रही है। तो जब किसी अन्य देश की भाषा से कोई वर्ण को लिया जाएगा तो वो कैसा वर्ण कहलाएगा? आगत वर्ण। तो यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो एक स्वर है आगत स्वर और 5 व्यंजन है जिनको आगत वर्ण कहा जाता है। तो आगत वर्णों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 6 थी। यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त ऐसे वर्ण जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी ध्वनियों के परिणाम स्वरूप प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। यहाँ पर 6 संख्या दी हुई है जिसमें एक स्वर है और 5 व्यंजन है। यहाँ पर स्वर में हमने बताया था कि जब आ के ऊपर अर्धचंद्राकार लगा देते हैं तो ये अंग्रेजी के ओ का उच्चारण करता है, तो ये आगत स्वर है। इसके अलावा का, खा, गा, जा, फा, ये 5 व्यंजन वर्ण है जो आगत वर्ण है। यहाँ पर सभी में आप देखोगे बिंदु लगा हुआ है का, खा, गा, जा, फा के नीचे। यहाँ पे जब का उच्चारण करेंगे तो क्यू यू होगा अंग्रेजी का, खा का उच्चारण करेंगे के एच हो जाएगा, जी एच से खा बनेगा, और जो गा बनता है हिंदी वाला ये वाला जी से बनता है। तो यहाँ पर नीचे बिंदु लगा देते हैं अरबी फारसी के वर्णों में, तो ये हिंदी के वर्णों में ये लिए गए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, आरंभ में तो इनकी संख्या 6 बता दी गई, लेकिन बाद में बात की जाए आचार्य कामता प्रसाद गुरु की और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के महान विद्वानों में से एक हैं। इनके प्रयासों से हिंदी के वर्णों की ध्वनि की साम्यता के आधार पर इन्होंने अ जो स्वर है और खा जो व्यंजन है, इन दोनों को आगत वर्णों की श्रेणी से हटा दिया। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अ और खा को आगत वर्णों से हटा दिया। तो आगत वर्ण कितने बच गए? 4, का, गा, जा और फा। यहाँ पर देखिए ये 4। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार 4 आगत वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। प्रारंभ में आगत वर्ण कितने थे? 6। आ और खा को भी शामिल हो जाएगा। फिर इसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर पूछा जाए तो इन्होंने केवल जा और फा को ही आगत वर्ण माना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी केवल 2 वर्ण को आगत वर्ण मानते हैं, जा और फा को। तो मानक हिंदी में भी जो भोलानाथ तिवारी के अनुसार है वही मानक हिंदी में, तो जा और फा ही आगत वर्ण माना गया। अब यहाँ पर मैं नोट कर देते हैं हम आगत वर्ण के बारे में, डायग्राम बना लीजिएगा, सारे प्रश्न यहीं से आपके समाहित हो जाएंगे। आगत वर्ण की अगर बात की जाए तो आगत वर्ण ऐसे वर्ण जो किसी अन्य देश की ध्वनियों से या अरबी, फारसी और अंग्रेजी की ध्वनियों के परिणाम स्वरूप हिंदी में आए हैं, आगत वर्ण कहलाते हैं। तो आगत वर्ण की अगर बात की जाए प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में संख्या 6 थी। इन 6 में एक स्वर था और 5 व्यंजन था। एक स्वर और 5 व्यंजन। स्वर में आप देखेंगे तो ओ और व्यंजन में देखेंगे का,
खा, गा, जा और फा, ये नीचे बिंदु लगा हुआ है। लेकिन बाद में आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। इन्होंने अ और खा को, यहाँ पर बिंदु नहीं होगा अनुस्वार, ये केवल अ लिखा है, अ और खा को आगत वर्ण की श्रेणी से हटा दिया। तो इनके अनुसार आगत वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन? का, गा, जा और फा। फिर बाद में अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे, तो इन्होंने केवल 2 को आगत वर्ण माना, जा और फा को माना। अब प्रश्न चाहे जैसे पूछे आप बता देना। आगत वर्ण 4 वर्ण हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी के अनुसार 2 हैं। प्रारंभ में कितने थे? 6 थे, जिनमें 1 स्वर और 5 व्यंजन था। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप सभी लोग, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है नवीन वर्ण। नवीन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए नवीन वर्ण यानी नए वर्ण। तो हिंदी में जो मूल व्यंजन थे, मैंने बताया था आपको पहले ही लेक्चर में कि का से लेकर हा तक जितने भी व्यंजन है वो मूल व्यंजन है, और क से लेकर हा तक टोटल 33 व्यंजन है। का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए 11 लावा, फिर 4 ऊष्म व्यंजन हो गए शासा साहा, तो टोटल 33 हो गए। इनके बाद जिन वर्णों का प्रवेश हुआ वो शुरुआत में क्या कहलाए? नवीन वर्ण कहलाए। यानी जो मूल व्यंजनों के बाद हिंदी में व्यंजन शामिल हुए, ऐसे व्यंजन क्या कहलाए? नवीन वर्ण कहलाए। अब यहां पर देखिए प्रारंभ में नवीन वर्णों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रारंभ में नवीन वर्णों की संख्या 5। इनके बाद कौन सा शामिल हुआ? हा के बाद क्षात्र, अड़ा और अढ़ा, ये 5 व्यंजन शामिल हुए। तो शुरुआत में 5 व्यंजन थे नवीन वर्ण, लेकिन बाद में आचार्य कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के प्रयासों के अनुसार, यहाँ पर आप पढ़े हो, संयुक्त व्यंजन क्षात्राज्ञा को क्या बना दिया गया? संयुक्त व्यंजन घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि आपको पता है ये 3 ऐसे वर्ण हैं जो दो भिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, तो इसीलिए इनको जब संयुक्त व्यंजन में ढकेल दिया गया तो 2 बचे केवल आगत वर्ण। कौन कौन से? अड़ा और अढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं नवीन वर्ण। नवीन वर्ण। अब नवीन वर्ण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरंभ में इनकी संख्या कितनी थी? आरंभ में संख्या की अगर बात की जाए तो आरंभ में संख्या 5 थी, और वो 5 कौन कौन से थे? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ये श्रा नहीं है बेटा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, श्रा नहीं होगा, अड़ा और अढ़ा होगा। यहाँ पर जो उच्छिष्ट व्यंजन आपने पढ़ा अड़ा और अढ़ा, ये दोनों हो जाएंगे। बाद में इन तीनों को क्या घोषित कर दिया गया? बाद में इन तीनों को संयुक्त व्यंजन घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये 2 भिन्न वर्णों के योग से बने हैं। तो बाद में जब इनको संयुक्त व्यंजन घोषित कर दिया गया तो अब नवीन वर्णों की संख्या कितनी बची? अब नवीन वर्ण कितने बचे? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो नवीन वर्ण केवल 2 ही हैं, जिन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, अड़ा और अढ़ा। तो कैसे भी आपसे सवाल पूछे आप उसका उत्तर सही देंगे। ध्यान से समझकर पढ़ेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नवीन वर्ण के बारे में मैंने बताया आपको। नवीन वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जो हिंदी में मूल व्यंजनों के बाद शामिल हुए वर्णमाला में नवीन वर्ण कहलाए, और शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला बिंदु आपके सामने है अमानक वर्ण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता, बहुत सारी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होगा उठा के देखिएगा, कई बार ये पूछा भी गया है। अमानक वर्ण से सवाल पूछा जाता है। अमानक वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानिएगा अमानक वर्ण क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हिंदी में प्रयुक्त ऐसे वर्ण जो पहले किसी और तरीके से लिखे जाते थे, पहले किसी और तरीके से लिखे जाते हैं,
थे अब किसी और तरीके से लिखे जाते हैं, अथवा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान निश्चित नहीं है अमानक वर्ण कहलाते हैं। देखिए ये जो अमानक वर्ण है ये दो आधार पर है। अमानक वर्ण एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर है और एक है बनावट के आधार पर यानी लिखने के आधार पर। दो आधार पर अमानक वर्ण बताए गए हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में उच्चारण वाला पूछ लेता है और कभी कभी बनावट वाला। यहाँ परिभाषा में दिया गया है कि पहले जो वर्ण किसी और तरीके से लिखे जाते थे अब किसी और तरीके से लिखे जाते हैं, या जिनका उच्चारण स्थान संभव नहीं है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अमानक वर्ण कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी में अमानक वर्ण मैंने बताया दो तरह से लिखे जा सकते, दो तरह से होते हैं, दो तरह की श्रेणी में आते हैं। एक उच्चारण के आधार पर अमानक वर्ण होता है और एक बनावट के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जिनका एकदम एग्जैक्ट निश्चित नहीं होता है उच्चारण स्थान, जैसे स्वरों में अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ण अमानक हैं? तो स्वरों में जो संयुक्त स्वर हैं, अब संयुक्त स्वर आप पढ़ चुके हो, ए, ऐ, ओ, औ, ये अमानक वर्ण है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो आ प्लस ई बराबर ए, कंठ और तालु को मिलाकर हुआ है। ओ का उच्चारण करेंगे तो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर हुआ है। फिक्स नहीं होता है उच्चारण स्थान, इसलिए उच्चारण के आधार पर कैसे वर्ण हो गए? अमानक वर्ण। तो अगर स्वरों में अमानक की बात करें उच्चारण के आधार पर तो 4 संयुक्त स्वर हैं, वही अमानक वर्ण है। अगर व्यंजन में बात करें, स्पर्श व्यंजन में, तो प्रत्येक व्यंजन का जो 5वां वर्ण है यानी पंचम अक्षर जो है अंगा, इया, अड़ा, न, म, आप देखोगे का वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, चा वर्ग का 5वां वर्ण इया, टा वर्ग का 5वां वर्ण अड़ा, न, ता वर्ग का 5वां वर्ण न और पा वर्ग का मा, यानी प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमानक वर्ण होते हैं। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अगला देखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी अमानक वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, यानी या, र, ल और वा। इसके बाद अगर बात करें वर्ष व्यंजन, वर्ष व्यंजन में ना, ला, रा, सा, जा, ये भी अमानक वर्ण होते हैं। इसके बाद हम बात करें सभी आगत वर्ण, अभी मैंने पढ़ा अ, का, ख, ग, ज, फ, 6 आगत वर्ण हैं शुरुआत में, ये सभी अमानक वर्ण होते हैं। सभी नवीन वर्ण यानी अड़ा और अड़ा, अभी मैंने आपको बताया नवीन वर्ण के बारे में, तो ये भी क्या होते हैं? अमानक वर्ण। साथ ही साथ जो चारों संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था, क्षात्रा, ज्ञा और श्रा, ये भी अमानक वर्ण होते हैं। इनके अलावा जो वर्ण है वो मानक वर्ण है उच्चारण के आधार पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछता है कि बनावट के आधार पर अमानक वर्ण, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो यहां हम ड्राफ्टिंग कर दें, उच्चारण के आधार पर अमानक वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर अमानक वर्ण में अगर स्वर की बात की जाए तो कौन से स्वर? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर आप जानते हो यहां पर लिखा हुआ है। अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो आपका हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, अणा, अंगा, इया, अड़ा, नामा। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी अमानक वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप जानते हो यारा, लावा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वर्ष व्यंजन भी अमानक वर्ण होते हैं, नाला, रासा और जा। इसके बाद अगर देखा जाए तो सभी आगत वर्ण जो होते हैं वो भी अमानक वर्ण होते हैं, और साथ ही साथ जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये भी अमानक वर्ण होते हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है बनावट के आधार पर अमानक वर्ण और मानक वर्ण। देखिए ये पहले जो आ बनाया जाता था वो कुछ इस तरह से होता था, लेकिन आ का सही मानक रूप क्या होगा? ये होगा। कभी कभी हम लोग जैसे खा लिखते हैं तो खा इस तरह से लिख देते हैं, ये अमानक वर्ण है, क्योंकि इसका सही उच्चारण करेंगे तो या रा और वा लिखा हुआ है, रो, रा और वा लिखा हुआ है। जब खा लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ये इसका मानक रूप है। तो ध्यान से देखिएगा, बनावट के आधार पर भी अमानक वर्ण। जैसे हम पहले झा लिखते थे तो इस तरह से लिखते थे, अब हम झा इस तरह से लिखते हैं, तो ये मानक रूप है और ये क्या है? अशुद्ध रूप है, यानी अमानक रूप है। जैसे आप भा लिखते हो तो भा के ऊपर अगर पूरा शिरोरेखा पर लाइन खींच देते हो तो ये अमानक वर्ण है। यहाँ पर आप देखोगे जब भा लिखा जाएगा तो ये ऊपर वाला जो गोला है ये भा का, इसके ऊपर हम लाइन नहीं खींचेंगे, लाइन खींचेंगे तो अमानक हो जाएगा, और इस तरह से लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम पहले डिजाइन में ला बनाते थे इस तरह से, ये अमानक रूप है। ला का शुद्ध रूप से कैसा होगा मानक रूप? इसका इस तरह से होगा। तो
तो यहाँ पर पहले जो किसी और तरह से लिखे जाते थे वो मानक है, वर्तमान में जिस तरह से लिखा जा रहा है वही उसका मानक रूप है। पहले गिनतियों में हम 1 को ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं, ये मानक रूप है, ये मानक। 2 को ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं, ये मानक रूप है, ये मानक। 3 को ऐसे लिखते थे, जब ऐसे लिखते हैं तो ये मानक रूप है। तो ये तो आसान है, बस आपको उच्चारण वाला याद रखना होगा। तो समझ में आ गई होगी बात। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाक से। अब इसके बाद एक बार नोट्स में आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, यहाँ पर बिंदु है ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्यान से सुनिएगा, ये जल्दी किताबों में मिलता नहीं है, इसलिए समझ लीजिएगा। तो ध्वनियों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें एक को हम कहते हैं द्वित्व, या इसी को कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम समझ के पढ़िएगा, कूल माइंड होकर बैठिएगा। दूसरा है संयुक्त ध्वनि या संयुक्त अक्षर। तीसरा है संपृक्त ध्वनि। एक है युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कहते हैं इसको, और एक है संयुक्त ध्वनि या संयुक्त अक्षर, और एक होता है संपृक्त ध्वनि। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है युग्मक ध्वनि। इसके कई नाम है, युग्मक वर्ग, व्यंजन गुच्छ, व्यंजन द्वित्व, द्वैत्व व्यंजन, द्वैत्व वर्ण। द्वैत्व का मतलब ही 2 होता है और युग्म का मतलब भी 2 होता है। तो बात वही है, बस शब्दावलियों का फेर है। तो चलिए देखते हैं युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले एक बार इसको पढ़िएगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो युग्मक ध्वनि, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन, यहाँ पर ध्यान देना है, एक ही व्यंजन वर्ण की क्रमिक आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब दोहराना, यानी जब कोई एक ही व्यंजन वर्ण क्रमिक आवृत्ति हो, एक साथ 2 बार आ जाए, युग्म में आ जाए, तो ऐसी ध्वनि क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है, या व्यंजन गुच्छ कहलाता है। यानी एक ही व्यंजन वर्ण की जब आवृत्ति हो जाए, यानी एक ही व्यंजन वर्ण जब 2 बार आ जाए किसी शब्द में, तो उसमें युग्मक ध्वनि हो जाएगी या व्यंजन गुच्छ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, उत्तर। दिल्ली में देखेंगे ला वर्ण का युग्म बना है, ला वर्ण की क्रमिक आवृत्ति है। उत्तर में आप देखेंगे ता वर्ण है, और यहाँ पे लल्ला में आप देखेंगे यहाँ पर भी ला वर्ण का युग्म है। उज्ज्वल में आप देखेंगे तो जा वर्ण का युग्म बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हम युग्मक ध्वनि की पहचान करते हैं। जैसे हम लिख दें कि हिम्मत, हिम्मत, यहाँ पर आप देखेंगे मा वर्ण का युग्म है, तो यहाँ पर भी युग्मक ध्वनि है। जैसे हम लिख दें सज्जन, तो सज्जन में जा वर्ण का युग्म बना हुआ है, इसमें भी युग्मक ध्वनि है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिसमें युग्मक ध्वनि होगी, यानी एक ही व्यंजन जब 2 बार कम से कम आवृत्ति हो जाए, एक ही व्यंजन ध्वनि जब 2 बार आ जाए, तो उसमें कौन सी ध्वनि होती है? युग्मक ध्वनि होती है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा युग्मक ध्वनि के बारे में। यहाँ पर हम समझा देते हैं, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, नहीं आप गलती कहाँ करोगे मैं जानता हूँ। युग्मक ध्वनि, इसी को कहते हैं द्वित्व व्यंजन। एग्जाम में द्वित्व व्यंजन करके भी पूछता है। द्वित्व व्यंजन, जैसे मैंने बताया दिल्ली, जब एक ही व्यंजन ध्वनि युग्म में आ जाए, 2 बार आ जाए, आवृत्ति हो जाए। सज्जन, यहां पे जा वर्ण की आवृत्ति हुई। पक्का, का वर्ण की आवृत्ति हुई। उल्लास, ला वर्ण की आवृत्ति हुई। तो ये सभी क्या हैं? युग्मक ध्वनियां हैं या द्वित्व व्यंजन। जैसे लिखा हुआ है झज्झर, झज्झर। जैसे लिखा हुआ है पत्थर, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है मक्खन। अब यहां पर पूछा जाए युग्मक ध्वनि है किसी में, तो आप देखोगे तो जल्दबाजी में लगा दोगे पहला ही युग्मक ध्वनि, चूंकि झा वर्ण की आवृत्ति हुई। दूसरे में कहोगे इसमें भी युग्मक ध्वनि है, इसमें भी। लेकिन अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो इन तीनों शब्दों में युग्मक ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये तीनों शब्द सही रूप में नहीं लिखे हैं। वर्तनी इन तीनों की अशुद्ध है। तो आपको एक चीज जानना होगा, आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है, 5 वर्ग, 5 वर्ण, काखा गाघा, अंगा, चाछा जाझा, इया, चाठा डाढ़ा, अड़ा, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। टाठा,
डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, मा। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 व्यंजन, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो किसी भी वर्ग के दूसरे वर्ण का और चौथे वर्ण का युग्म नहीं बन सकता। कभी भी किसी वर्ग का अगर कोई दूसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, इनमें से किसी वर्ण का व्यंजन गुच्छ नहीं बन सकता, युग्मक ध्वनि इसमें से नहीं हो सकती। अब यहाँ पे झज्झर जो दिया है, यहाँ पे आप देखोगे झा वर्ण कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और यहाँ पे चौथे वर्ण का युग्म नहीं बन सकता। इसका मतलब ये शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अगर सही रूप लिखा जाए तो आप कैसे लिखोगे, झा फिर आधा जा फिर झा और रा। अब यहाँ पे कहीं युग्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये झज्झर शब्द अशुद्ध है, यहाँ पर ध्यान देना है। पत्थर शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि था वर्ण दूसरा वर्ण है और दूसरे वर्ण का युग्म नहीं बन सकता। तो पत्थर का सही रूप लिखेंगे तो था के पहले आधा ता हो जाएगा। इसमें युग्मक ध्वनि दिख रही है, नहीं दिख रही है, यह भी अशुद्ध लिखा हुआ है। खा कौन सा वर्ण है, दूसरा है, तो खा वर्ण का युग्म तो बनेगा नहीं, तो मक्खन लिखेंगे तो खा के पहले आधा का हो जाएगा, ये सही है। तो दूसरे और चौथे वर्ण का युग्म नहीं बनाया जा सकता। अगर एग्जाम में प्रश्न मिल जाए, अगर इस तरह से कोई शब्द मिल जाए, तो आप वर्तनी की दृष्टि से इसको गलत करोगे, इसमें युग्मक ध्वनि नहीं हो सकती। तो युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा, या व्यंजन गुच्छ सारे लोगों को समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है संपृक्त ध्वनि या संपृक्त ध्वनि, दोनों एक ही है, 2 बार लिखा है। देखिए, संपृक्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मिला हुआ। संपृक्त का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। तो क्या मिला होता है, जब पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण, पंचमाक्षर का मतलब यहां पर आप देखिए ये जो वर्ण है पंचमाक्षर अंतिम वर्ण है, इन्हीं की बात हो रही है। अंतिम वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण, अर्धमात्रिक का मतलब केवल व्यंजन उसमें स्वर शामिल ना हो, जैसे लिखा अंगा, अणा, या, ना, मा के रूप में अपने पहले और आने वाले अक्षर के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, तो अंगा, इया, अणा, ना, मा संपृक्त वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है कि जब पंचमाक्षर, यानी ये पंचमाक्षर हैं, के अंतिम वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण हो, यहां पर देखिए अर्धमात्रिक है, इनमें किसी में स्वर शामिल नहीं है, तो जब स्वर होता है तो पूर्णमात्रिक होता है। के रूप में अपने से पहले आने वाले अक्षर के साथ मिलकर उच्चारित हो। अब इनके पहले, इन्हीं के पहले जो अक्षर आ रहा है उसके साथ जब ये मिलते हैं तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ देते। संपृक्त वर्णों की पहचान करने के लिए अंगा, इया, अड़ा, ना और मा का अनुस्वार के रूप में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। यदि अनुस्वार का प्रयोग सही है तो पंचमाक्षर का अंतिम वर्ण संयुक्त वर्ण होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है संबल, संबल, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बा, और यहां पे मा। मा कौन सा वर्ण है, पंचम अक्षर है, पाफा, बाभा, मा, और ये अर्धमात्रिक वर्ण है। मा आधा है, पूरा मा नहीं है। तो यहां पर कहा गया इसको किस रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए, इसको अनुस्वार के रूप में, जो कि पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुस्वार के रूप में आते हैं। तो अगर हम इस तरह से संबल लिख दें, अगर ये सही है तो इसका मतलब इसमें संपृक्त ध्वनियां हैं, इसमें संपृक्त ध्वनियां हैं, यहां पर संपृक्त होगा ये। ऐसे ही जैसे गंगा, गंगा जो लिखा हुआ है, काखा, गाघा, अंगा, यानी ये जो अनुस्वार लगा है ये क्या है, ये अनुस्वार जो है ये जो है अंगा ही लिखा हुआ है। अब चाहे अंगा लिखें चाहे हम ऊपर अनुस्वार लगा रहे, बात वही है कि नहीं। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए इसके पहले आने वाला वर्ण है कि नहीं, गा के बाद ही तो अंगा आता है, काखा, गाघा, अंगा। ऐसे ही पंच लिखा हुआ है, पंच। अब यहां पे देखेंगे ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इया लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ चा लिखा हुआ है और चा का 5वां वर्ण इया ही तो होता है। यहां पर देखिए इसके बाद इसके आने वाले पहला वर्ण आया कि नहीं आया। तो जब अनुस्वार के रूप में पंचम अक्षर हो
और उसी पंचम अक्षर का पहले वाला वर्ण उसके बाद आ जाए तो ऐसी ध्वनियों को हम संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हम लिख दें कंबल। अब यहाँ पे माँ है कि नहीं है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कंबल को। अब यहाँ पर देखेंगे बा, पाफा बाभा माँ, बा के पहले क्या आया है, बा का पांचवा अक्षर आया है कि नहीं आया है, तो इस तरह से इसमें कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी, संपृक्त ध्वनियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और है संयुक्त ध्वनियाँ या संयुक्त अक्षर, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम यहीं पर समझा देते हैं इसके बारे में भी, संयुक्त अक्षर के बारे में यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्राण, प्राण। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें तोड़ेंगे जब हम वर्ण विश्लेषण करेंगे तो पा आएगा और रा आएगा और आ आएगा। अगर इस प्रा को तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, पा रा और आ। मैं बता चुका हूं, नीचे वाला रा जो लगता है, ये वाला रा, ये पूरा रा होता है। यहाँ पर रा आधा हुआ तो यहाँ पर स्वर बाहर हो गया। अगर इसको हम ऐसे लिखते तो यहाँ पर इस तरह से होता। जब इसको तोड़े हैं तो रा और आ को मैंने बाहर कर दिया। इतनी बात समझे। यहाँ पर पा और रा व्यंजन ध्वनियां है कि नहीं है। आ कैसी ध्वनि है, स्वर ध्वनि है। तो जब दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जब दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया विद्यालय, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो द्या लिखा हुआ है इसमें आधा दा है और या है और कौन सा स्वर है, आ। ये तीनों मिलाकर एक अक्षर बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर व्यंजन ध्वनियां कितनी हो गई, दो, दा और या। स्वर ध्वनि कितनी है, एक। तो जब दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो संयुक्त ध्वनियां समझ में आ गया, संपृक्त ध्वनियां समझ में आ गया और युग्मक ध्वनियां समझ में आ गया। तो संपृक्त ध्वनि में एक और नोट है, आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फटाफट। यदि किसी शब्द, यहाँ पर दिया है नोट में कि यदि किसी शब्द में रेफ, रा, रेफ का मतलब ये ऊपर वाला रा, ये रेफ कहते हैं। या तो री की मात्रा लगी हो, जैसे का में हम री की मात्रा लगा दें, अथवा पदेन रा, अथवा इस तरह से जो रा लगता है, ये तीनों रा, ये ऊपर वाला रा, ये नीचे वाला रा, पदेन रा और ये री की मात्रा का प्रयोग होता है तो वह सदैव संपृक्त वर्ण होता है। तो आंख बंद करके ध्यान से सुन लीजिए कि कभी भी चाहे रेफ वाला रा हो, चाहे जो पदेन रा हो इस तरह से लगता है, चाहे जो री की मात्रा लगती है, अगर इन तीनों में से कोई भी आ गया तो वो कौन क्या हो जाएगा। यहां पे ये वाला रा है, ट्रक वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है अनुग्रह, अब यहाँ पे अनुग्रह में गा में रा लगा हुआ है, पदेन रा, संपृक्त वर्ण हो जाएंगे। ट्रक, ट्रक में यहाँ पर नीचे वाला ये वाला रा लगा हुआ है तो ये भी संयुक्त संपृक्त वर्ण आ जाएंगे। ग्रह में यहाँ पर देखेंगे पदेन रा लगा हुआ है तो ये भी संपृक्त वर्ण आ जाएंगे। पर्वत में या पर्व में आप देखेंगे रेफ वाला रा लगा है तो ये संपृक्त वर्ण में आ जाएंगे। तो जो रेफ वाला रा हो, तीनों रा, चाहे वह रेफ वाला हो, चाहे वह पदेन वाला हो, चाहे वह घोंडीदार वर्ण के नीचे, घुमावदार वर्ण के नीचे लगने वाला रा हो, तो ऐसे रा जिस वर्ण में आ जाएंगे वह संपृक्त वर्ण कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाक से। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब यहां पर देखिए, वर्णों की संख्या से प्रश्न पूछा जाता है। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। आपको मैंने बताया वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं। अब कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। मूल व्यंजन जो है वो का से लेकर कहाँ तक है, हा तक है। इसके बाद स्वर और व्यंजनों की संख्या 4, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया है, संयुक्त व्यंजन होना चाहिए। चलिए सही कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई,
4। छात्रा ज्ञास है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 2। अड़ा और अड़ा। अयोगवाह वर्णों की संख्या मैंने बताया था अंग और अह। अब इस तीन सभी को मिला देंगे तो 33 11 44 4 48 2 50 2 52। ये जो 52 वर्ण हैं यही हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या गिनी जाती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे, जिसमें से 11 स्वर हो जाएंगे, 33 व्यंजन हो जाएंगे, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे और जहां पर 2 अयोगवाह हो जाएंगे। अब इस कुल व्यंजनों की संख्या में मूल व्यंजन है 25। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ ले मूल व्यंजन तो आप कितना बता दोगे? मूल व्यंजन तो 33 हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन अगर इसमें पूछे, स्पर्श व्यंजन अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 25। और अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी कितने हो जाएंगे? 4। तो 25 4 29 और 4 33। ये 33 यहाँ पे लिखा गया है। इसमें स्पर्श व्यंजन और मूल अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तीनों को शामिल किया गया। तो ये 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला के। अब ध्यान से सुनिएगा, उसी को मैंने चार्ट बनवा दिया है कि देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वर हो गए 11, वही चीज यहाँ पे डायग्राम बनाया है। व्यंजन हो गए 33 और संयुक्त व्यंजन हो गए 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए 2, अयोगवाह हो गए 2। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। यहाँ पर बना हुआ है, आप सभी लोग इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे नोट में लिखा है कि इसके अतिरिक्त 5 आगत व्यंजन ध्वनियां भी हैं जो अरबी फारसी के भाषा से ली गई हैं। बता चुके हैं आपको, ये अरबी फारसी शब्दों में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे का, ख, ग, ज, फा। इसको हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं करेंगे, ये हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं होंगी। चलिए इसको बना लीजिए। तो हमने पढ़ा वर्णमाला में, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में एक स्वर और एक व्यंजन 2 भागों में बांटा गया। स्वरों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उच्चारण के दौरान किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की संख्या 11 है और अलग अलग कई आधारों पर स्वरों के हमने वर्गीकरण भी किए, जिसमें अगर मात्रा काल के आधार पर पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और इनकी संख्या 4 है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। चारों संख्या में अ, ई, उ और री आते हैं। मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की सहायता से अन्य स्वरों का निर्माण होता है। फिर हमने दीर्घ स्वर बताया, इसका उच्चारण करने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पे 7 में 3 आपके दिखाएंगे, आ, ई, उ, ये मूल दीर्घ स्वर है और इन्हें हम कहते हैं सजातीय स्वर, क्योंकि ये तीनों समान वर्णों के योग से बने हैं। इसके बाद हम 4 दीर्घ स्वर के बारे में बात किए थे, ए, ऐ, ओ, औ। ये 2 भिन्न स्वरों के योग से बने, इन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और ये जो 7 दीर्घ स्वर हैं इन्हें संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 2 वर्णों की संधि पर ही बने हैं। इसके बाद प्लुत स्वर हमने बताया था। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। इसे हम त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बारे में हमने बताया था कि चिल्लाने में, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं राम, और यहाँ पे अवग्रह चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, या लोभ सूचक चिन्ह से हिंदी में दर्शाते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वर, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब ओष्ठ की आकृति वृत्त की तरह गोल आकार की हो जाए तो वृत्तमुखी होता है, जैसे ई, उ, ओ, औ, ये 4 स्वर थे। इसके अलावा जो अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। इस तरह से मैंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की और इसके बाद फिर व्यंजनों के बारे में चर्चा किया। तो स्वर और व्यंजन यहीं पर
आज के लिए इतना ही। इसके बाद कुछ बातें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है 4 शब्द देकर कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों में कौन सा शब्द पहले नंबर पर होगा, तो शब्दकोश में शब्दों का क्रम ढूंढना भी आना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत और बचा है व्यंजनों में, जैसे आप पढ़ते हो सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, तो इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम्स हैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।